प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के लिए जो अभी आपके मासिक टेस्ट होने वाले हैं, मैं बता दूं इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो आपका जो टेस्ट होने वाला है उसकी हम आज तैयारी करवाएंगे। यदि आप इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लेंगे और सीख लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही साथ ये प्रश्न आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट तो है ही हैं। तो इसलिए सभी बोर्ड के विद्यार्थी भी इन प्रश्नों का अगर अच्छे से अभ्यास करेंगे तो उन्हें भी अवश्य लाभ होगा। और हाँ, लेकिन अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको वीडियो उपलब्ध होते रहें। तो देखते हैं सबसे पहले सही विकल्प। सही विकल्प में यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 3 गुण, पहला है 3 गुणित 5 गुणित 7 प्लस 7 एक खालिस्तान संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, में डायरेक्ट उत्तर बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए कौन सी संख्या बन रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 3 गुणित 5 गुणित 7 और फिर कोष्टक के बाहर ये 7 लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से 7 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ बन रहा है 3 गुणित 5, ठीक है, और प्लस यहाँ बना 1। अभी कितना हुआ, ये 7 तो ज्यों का त्यों है ना, और इसका हल कर देंगे तो 5 तिया 15 और 1 16, तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 16। तो स्वाभाविक बात है कि ये जो संख्या होगी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है। तो इसमें 7 का तो भाग जाना ही जाना है, 16 का भी जाना है, 16 में जिन संख्याओं का भाग चला जाता है वो सभी का इसमें भाग जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये भाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ये बी, भाज्य संख्या, ठीक है। फिर दूसरा में लिखा हुआ √3 एक खालिस्तान, कौन सी संख्या है, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय, फिर अभाज्य, फिर इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। तो इसका उत्तर आएगा बी, अपरिमेय संख्या। अब इसमें देखिएगा तीसरा में लिखा है x² + 2x + 1 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, शून्यकों का योगफल और गुणनफल के लिए जो सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल होता है ऋण b/a, शून्यकों का योगफल, ये योगफल हो गया, ठीक है ना, योगफल। और गुणनफल कितना होता है, गुणनफल आप जानते हैं कि गुणनफल होता है कितना, c/a, गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पर आप पता कर लें कि a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 1। तो b का मान कितना है 2, तो अपन ने लिखा यहाँ b की जगह पर लिख दिए 2, और a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1, ठीक है, और ये चिन्ह रहेगा। तो कितना आया यहाँ पर ऋण 2, योगफल कितना आ गया ऋण 2, योगफल आ गया ऋण 2। गुणनफल कितना कहलाएगा c/a, तो c का मान कितना है 1 और a का मान भी 1 है, तो 1/1 यानी कि 1, ठीक है। तो योगफल कितना होगा ऋण 2, योगफल होगा ऋण 2 और गुणनफल होगा 1। अब ये आंसर आप देखिए कहाँ पर है, ये आंसर देखिए ऋण 2 और 1, ये पहले का ही उत्तर है, यानी इसमें आएगा a, ठीक है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन जो बताया गया है, इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा है इस बहुपद के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक कैसे निकालेंगे, आप शून्यक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड तोड़ना पड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² + 7x + 10, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो अब आपको इस 7 के गुणनखंड तोड़ लेना है कि यहाँ पर 10 आए जोड़ने घटाने पे, तो ये कितना हो जाएगा x², यहाँ पर 5x और प्लस 2x + 10। अब ये देखिएगा इन दोनों को जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो 7x आ रहा है, तो ये इसको अपने ऐसा तोड़ दिया। अब यहाँ से x कॉमन निकाला तो x बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा। इसी प्रकार अब इन दोनों को देखेंगे तो इसमें से 2 का भाग जा रहा है ना 10 में, तो 2 कॉमन निकलेगा तो x + 5 यहाँ भी बचेगा। अब ये गुणनखंड x + 5 यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, तो अपन ने कॉमन निकाला, तो अब बची कौन सी संख्या x और +2, तो x + 2, ये आपके गुणनखंड टूटे। और जब शून्यक हेतु करते हैं तो एक बार इसको 0 कर देते हैं, किसको, x + 5, x + 5 = 0, और यहाँ पर x + 2 = 0। अब 5 का यहाँ पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा, x = ऋण 5, और ये 2 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो x = ऋण 2, यानी उत्तर कितना आ गया ऋण 5 और ऋण 2,
अब आप देख लीजिए कहाँ पर है ऋण 5 ऋण 2, यहाँ पर है ना। तो इसका आंसर आ गया ये बी, ऋण 2 ऋण 5। इतना समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो लिखा है शून्य घात वाला बहुपद होगा। शून्य घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। तो खाली स्थान में आ जाएगा यहाँ पर अचर बहुपद, अचर भर लिख देना है, ठीक है। बहुपद तो लिखा है, एक खाली स्थान में आया यहाँ पर अचर। फिर इसके बाद दूसरा लिखा है द्विघात बहुपद में शून्यकों की, द्विघात बहुपद, प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या खाली स्थान होती है। तो बहुपद की जितनी घात होती है उसमें अधिकतम शून्यक उतने हैं। तो द्विघात बहुपद में घात 2 होगी, तो इसलिए शून्यकों की भी अधिकतम संख्या क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। समझ में आया। फिर यहाँ देखते हैं ये लिखा हुआ समीकरण 2x + y, 2x + y = k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान कितना होगा? चलिए फटाक से कर लें। वैसे मौखिक भी बन जाएगा आपसे, पर मैं करके बताऊंगा तो सभी विद्यार्थी समझ जाएंगे। देखिएगा ये समीकरण दिया है। अब यहाँ पर लिखा है x बराबर 2, तो x की जगह पर यहाँ पर क्या रख देना है? 2, और y की जगह पर कितना लिख देना? y बराबर क्या लिखा है? 1, तो y की जगह पर 1 रख देना है। अब इसको हल कर दें तो जब यहाँ 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x की जगह पर 2 हो गया, प्लस y की जगह पर 1 हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 ये कितना हो गया? 5, है ना। यानी k बराबर मान आ जाएगा 5। तो खाली स्थान में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 5 यानी 5, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब फिर ये खाली स्थान में देखिएगा वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक। तो खाली स्थान में आएगा यहाँ पर रैखिक, ठीक है ना। इतना समझ में आया, आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद सत्य असत्य भी देखते हैं। तो सत्य असत्य में देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण निकाय 2x - 3y = 7 और फिर 4x - 6y = 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी क्या? यानी रेखाएं काटेंगी। तो रेखाएं कब काटती हैं? जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन आएगी तो अद्वितीय हल होगा, और ये नहीं आएगी तो अद्वितीय हल नहीं होगा, यानी रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो चलिए a1 का मान कितना है यहाँ पर? ये 2, तो a1 बराबर 2। फिर a2 बराबर इसका मान यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 4, है ना। a2 बराबर हो गया 4। फिर यहाँ पर देखिए b1 का मान कितना है? ऋण 3 बटे b2 का मान कितना है? ऋण 6 रख दिए। फिर c1 का मान कितना है? 7 रख दिए। c2 का मान कितना है? 14। ये अब इसको आप हल करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। फिर माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या आया? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी ये तीनों बराबर आ गए। यानी आपके पास कौन सी कंडीशन बनी? a1/a2 = b1/b2 बराबर c1/c2। तो प्यारे विद्यार्थियों ये अद्वितीय हल की कंडीशन नहीं है। आप जान गए होंगे यह समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल की कंडीशन है, और ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होती हैं। तो यहाँ पर तो क्या लिखा है? रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। तो ये कथन मूलतः क्या हो गया? असत्य हो गया, यानी यहाँ पर लिखेंगे असत्य है ये कथन, ठीक है ना, असत्य। फिर इसके बाद देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है कि यदि d का मान, d यानी विविक्त कर का मान 0 से बड़ा हो। विविक्त कर आप जानते हैं b² - 4ac होता है। इसका मान बड़ा हो 0 से या बराबर हो, तो ऐसी स्थिति मूल वास्तविक होंगे। हाँ, ऐसी स्थिति मूल वास्तविक होंगे, यानी ये कथन सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य। ये वाला कथन सही है, सत्य। फिर इसके बाद लिखा है यदि समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित रेखाएं संपाती हों। अभी हमने बताया संपाती हों तो समीकरण युग्म के क्या होंगे? अनंततः अनेक हल होंगे। बिल्कुल कथन ये सत्य है, कथन ये सत्य है, ये वाला, ठीक है। ये फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा है विविक्त कर का सूत्र b² - 4ac। अभी हमने बताया यही होता है, तो कथन ये भी सत्य है। तो उम्मीद है, आशा है कि इतना आपको समझ में आया होगा। आप आगे की तैयारी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा है। पहले में कहा है कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो अपन यहाँ पर 5005 के गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 5 है तो 5 का भाग जाएगा ही, तो 5 का भाग दे रहे हैं ये
5 एकम 5 और यहाँ ये 2 शून्य 5 एकम 5। अब यहाँ पर 1 आया आखिरी में, तो हो सकता है इसमें 7 का भाग जाए, 3 का तो नहीं जाएगा, 7 का यहाँ चला जाएगा। 7 का भाग दे रहे हैं इसमें, देखिए कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, बच गए 3 और 0 तो हो जाएगा 30, तो 7 चौके 28 है ना, 2 बचा और 1 इसका, तो 7 तिया 21 है ना, तो यहाँ पर आ गया 3। अब 143 हो गया। अब यहाँ पर देखें 11 का भाग चला जाएगा, तो 11 का भाग आसानी से जाएगा, इसमें 11 का देते हैं, तो 11 एकम 11, 14 से 11 गया, 3 बचा और 3 ये हो गया, तो 11 तिया 33, ठीक है। अब ये 13 में 13 का ही भाग जाएगा, तो ये 13 एकम 13। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड निकल आए, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो यहीं पर इसको ऐसा लिख देना, कैसे लिख देना है, 5 और ये जो 1001 लिखा था इसको भी अपन ने तोड़ दिया, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ऐसा लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। और ऐसे करके आप इसको बता भी सकते हैं इस टाइप से, और फिर ये लिखेंगे तो और अच्छा होगा। फिर इसके बाद लिखा है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो ये आप जानते हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका मानक रूप हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का विविक्त कर का सूत्र लिखिए। अभी आपने इसको चर्चा के दौरान देख लिया है, विविक्त कर का सूत्र होगा b² माइनस 4ac, ये विविक्त कर का सूत्र होता है, डी का, है ना। फिर इसमें लिखा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल होगा। तो योगफल होगा कितना, योगफल लिखिएगा ऋण b बटे a, योगफल होगा ऋण b बटे a और गुणनफल होगा c बटे a, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद है सही जोड़ी, ठीक है। तो स्तंभ आ स्तंभ बा, यहाँ से मैच कराते हुए आपको इसके सामने सही उत्तर लिखना है। तो पहला लिखा है द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, दोनों के मूलों का गुणनफल होगा c बटे a। तो यहाँ पर पहले में आपको लिख देना है यहाँ पर c बटे a। कौन से नंबर का उत्तर है, तीसरा, है ना, यानी पहले का आ गया तीसरा। फिर √5 संख्या है, अभी हमने बताया था ना कि √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं, यानी इसका उत्तर पहला ही आएगा, यानी फर्स्ट वाला यहाँ लिख देंगे। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है कि नहीं, ये लिख दिया आपने अपरिमेय संख्या। फिर तीसरा में लिखा, यहाँ लिखा है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 में यदि x बराबर 0 हो तो क्या आएगा, देखिए x की जगह पर आप 0 रख देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये पद ही समाप्त हो जाएगा। कितना बचेगा, 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। कितना बचेगा, यहाँ पर मैं बताऊँ, 2y यहाँ लिख दूँ, 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 बचा। अब 3 का यहाँ पक्षांतर करें तो कितना हो गया, 2y इक्वल टू ऋण 3 माइनस 3। अब यहाँ 2 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा का पक्षांतर भाग में हो जाएगा ना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऋण 3/2। ये तो अब ये कौन से में है, देखिएगा ये 5वें नंबर में है, यानी तीसरे का आ जाएगा 5वां, कौन सा, y इक्वल टू ऋण 3/2। आया समझ में। फिर देखिए इसमें क्या आएगा, द्विघात समीकरण x² माइनस 1 के मूल कितने होंगे। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये लिखा x² माइनस 1, तो 1 का आपने स्क्वायर लगाया, सर्वसम क्या लग जाएगी, कौन सी, a² माइनस b², तो क्या हो जाता है, एक बार प्लस में लगा देते हैं और दूसरे कोष्टक में माइनस लगा देते हैं ये। अब इसके बराबर क्या चल रहा है, 0, इसके बराबर क्या चल रहा है, 0। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे, 1 का यहाँ पक्षांतर होगा तो x बराबर ऋण 1 और यहाँ का पक्षांतर होगा तो प्लस का 1, यानी x बराबर प्लस का 1। तो उत्तर आ जाएगा ऋण 1 और धन 1। अब यहाँ देखें कौन सा है, चौथा है, तो इसमें आ गया नंबर 4 वाला, ठीक है, कौन सा, +1 और -1। तो ये आपकी क्या हो गई, सही जोड़ी। आशा है आपने इतना सीख लिया होगा, इसी प्रकार का और भी अभ्यास कर लीजिएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं 6वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 1/4 है, यानी योगफल कितना है, 1/4 और गुणनफल कितना है, ऋण 1 है। तो यहाँ पर इसका बहुत सही सरल विधि से हल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हल और एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, बहुपद बनाने के लिए बहुपद
यहाँ लिखिएगा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस पे आपको मान भर देना है, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस मूलों का योगफल कितना है 1/4 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा पूरे की जगह पर आपने लिख दिया 1/4 इंटू एक्स, फिर यहाँ पर प्लस और मूलों का गुणनफल कितना है ऋण 1, तो यहाँ पर लिख दिए -1। अब इसको आपको हल कर देना है, सिंपल उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 का एक्स में तो एक्स हो जाएगा, तो -x/4 और प्लस माइनस का माइनस। एक प्रकार से आंसर आ गया। पर आप इसको थोड़ी सा और सिस्टमेटिक करने के लिए पूरे में यदि 4 का गुणा कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 4x² -x -4, तो ये बन गया आपका बहुपद। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। आप अच्छे से सीख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है संख्याओं 225 और 135 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। अपन यहाँ पर गुणनखंड विधि लगाते हैं, हल लिखेंगे हल। तो सबसे पहले 225, ये 225 को आप ऐसे लिख लें 225। अब इसके आपको गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड लिखना है इसके। तो 5 से भाग जाएगा, तो 5 का भाग दे रहे हैं, 5 चौके 20, 2 बच गया, उतारे 5 तो 25 हो गया, 5 25। फिर 5 का भाग जाएगा इसमें, जब तक जाए देते जाएं, तो 5 नाम 45, ठीक है, 5 नाम 45, ठीक है। अब इसमें 3 का चला जाएगा, 3 का दे लें, पहले भी 3 का दे सकते थे, अभी दे लिए तो और अच्छा है। 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, ये इसके गुणनखंड हो गए, निकाल देंगे, है ना। अब ऐसी इसी प्रकार इसके कर दीजिए, किसके 135 के। 135 लिखे, 5 का जा रहा है, 5 का दे लें, ये 5 5 दूनी 10, 3 बच गए ना, उतारे 5 तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब 5 का तो नहीं जाने वाला भाई, क्योंकि 7 आ गया, तो 3 का देखें, तो 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है ना। तो अब इसको कैसा लिख सकते हैं आप, सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा। लिखना है आपको 225 बराबर 5 गुणित 5, 2 बार 5 है ना ये, और फिर 3 गुणित 3 यानी गुणित 3 गुणित 3, ये लिखे। अब इसके बाद आपको 135 को आपको लिखना है, कैसा लिखना है, 5 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार 3 गुणित 3 गुणित 3। अब आपको HCF लिखना है, तो यहाँ लिख दूँ मैं HCF, बहुत आसानी से आप निकालेंगे। देखिए HCF किसका, 225 और 135 का HCF लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो कॉमन हो ऐसे गुणनखंड को लिख देना है आपको, जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो यहाँ देखते हैं 5 तो 2 बार आया है, लेकिन यहाँ 5 एक ही बार आया है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 5 आया, ठीक है ना, 5 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, फिर से बता दूं, 5 यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो यहाँ दोनों में जो कॉमन है ये है। अब यहाँ 3 तो कितने बार है, 1 2 3 बार, लेकिन यहाँ 2 बार है, तो कॉमन 2 बार कहलाएगा दोनों में, है ना। तो 3 गुणित 3 लिखेंगे। अब इसको आप हल कर देना, तो 5 तिया 15, है ना, 5 गुणित 3 यानी 15, और 15 गुणित 3 यानी 15 तिया 45, ये। तो इसका ये HCF निकल करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, है ना, हल कीजिए। कोई भी विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, आलेखी है, पर सबसे सरल विधि विलोपन होती है। तो मैं इसको विलोपन विधि से आपको बता रहा हूँ। हल लिखिए अपन ने, पहला जो समीकरण लिखा है पहले यहाँ पर लिख देंगे समीकरण युग्म, जो दिया है अच्छे से व्यवस्थित करके लिखिएगा। समीकरण युग्म क्या दिए हैं, जो ये दोनों, इनको लिख दें, x/2 प्लस 2y/3 बराबर ऋण 1, पहला ऐसा। और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, एवं करके यहीं लिख दें, एवं x-y/3 बराबर 3। तो लिख दें। इन्हें व्यवस्थित करने पर, इन्हें आप सिस्टमेटिक ढंग से लिखें, है ना। तो क्या कैसे कर सकते हैं व्यवस्थित करने के लिए, तो यहाँ इन दोनों का LCM निकाल दें, इन दोनों का लघुत्तम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, पहले समीकरण 1 वाला जो है x/2
प्लस 2y/3 बराबर ऋण 1। इसको आप हल करें तो इसका एलसीएम निकाले आपने 2 और 3 का तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब 6 आया तो 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आता है 3, और जितना आता है उसका अंश में गुणा करेंगे तो 3x हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्लस इसी प्रकार 6 में भाग दिए 3 का तो आया 2, 2 का ऊपर गुणा करे तो हो गया 4y, है ना, बराबर ऋण 1। तो ये कैसा बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा इस टाइप से। कैसा बन जाएगा, 6 का यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6 माइनस का। इसको आप बोल दीजिए समीकरण 1 इसको। ठीक है, और इसी प्रकार इसको व्यवस्थित करें ये वाले समीकरण को तो ये कैसे व्यवस्थित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 का पूरे में गुणा कर दें, यहाँ और यहाँ पूरे में गुणा हो जाता है, यहाँ से हट जाएगा 3 का, यहाँ तो ये 3 हट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई और 3 त्रिका 9, ये हो गया। इसको आपको समीकरण नंबर 2 डाल देना है ये। अब यहाँ देखें विलोपन विधि लगा रहे हैं हम अगर तो x या y का किसी एक का गुणांक बराबर करना होता है पहले, तो इसमें देखिए x का गुणांक अपने आप बराबर मिल गया। यहाँ भी x का गुणांक 3 है, यहाँ भी x का गुणांक 3 है। चिन्ह समान हो तो घटाने का निर्देश दे देते हैं। तो हम सीधी सी बात लिख दें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ निर्देश देते हैं अपन समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसा निर्देश लिखना जरूरी होता है ये। तो समीकरण 1 में तो समीकरण 1 पूरा लिख दें आप, 3x प्लस 4y बराबर ऋण का 6। अब फिर ये दूसरा समीकरण लिख दें यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 9। आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो एक कोष्टक बंद करके यहाँ पर आपने माइनस लगाया, लेकिन ये माइनस का गुणा इसमें सब में होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा और यहाँ ये माइनस हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो ऊपर 3x प्लस का नीचे 3x माइनस का हो गया, ये दोनों कट गए। अब यहाँ देखिएगा 4y प्लस के है और ये वाला y भी प्लस का हो गया तो 4 और 1 ये 5 हो गया, यानी 5y बराबर कितना हो जाएगा, 5y बराबर ये माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 6 15 हुआ, लेकिन माइनस ही आएगा। अब ये कैसे हल हो जाएगा, आगे देखें ये कैसे हल हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे 5 का तो y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 15 बटे 5। अब यह कट जाएगा 5 3 15, यानी y बराबर आ जाएगा ऋण का 3। ये y का मान आ गया। ठीक है ना, अब y का ये मान जो भी समीकरण आप उचित समझें 1 में या 2 में उसमें रख दें। तो हम ये मान रखे देते हैं समीकरण 2 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, आप नीचे कीजिएगा मैं यहाँ कर रहा हूँ समीकरण 2 में y बराबर ऋण 3 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर, ऋण 3 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, देखिए कितना लिखा हुआ 3x लिखा हुआ है, माइनस लगाइए वाला, फिर y लिखा तो y की जगह पर आपने लिख दिया ऋण 3 बराबर 9। इसको हल कर दें तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस माइनस गुणा हो जाएगा +3 हो गया इक्वल टू 9। ठीक है ना, 9। अब क्या होगा यहाँ पर, इस 3 का यहाँ पक्षांतर, क्योंकि संख्या बाईं ओर ले जाते हैं, संख्या दाईं ओर कर लेते हैं और जिस मान को ज्ञात करना है यहीं रहेंगे। तो 3x यहाँ रखे, ये 9 यहाँ पर है, 3 यहाँ चला गया तो माइनस का हो गया, कितना आ जाएगा 3x बराबर 9 में से 3 गए तो 6 हो गया। अब इस 3 का यहाँ पक्षांतर हो जाएगा, स्वाभाविक है, तो x बराबर 6/3, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2। अच्छे से आप व्यवस्थित करके आंसर लिख दीजिएगा, आंसर x बराबर 2 एवं y बराबर ऋण 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुए जो आपका मासिक टेस्ट होना है उसकी तैयारी करवाई है हमने, यानी कि अध्याय 4 द्विघात समीकरण तक का आना है। आप यदि इन प्रश्नों को अच्छे से सीख लेंगे तो स्वाभाविक है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि हमने एक प्रकार से पूरे अध्याय 4 तक का रिवीजन करा दिया है। तो आप अच्छे से इनको समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, और आप किस विषय में हेल्प चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देता हूं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट 10th मैथ्स की कंप्लीट है, अध्याय 1 से लेकर के
पूरे जो सांख्यिकी है वहाँ तक पूरी गणित हमने समाप्त कर दी है, पूरी कर दी है। एक एक प्रश्न हल किए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत मदद मिलेगी आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू। जय हिंद।